हेलो एवरीवन। देखो, आज हम पढ़ेंगे सेट। सेट क्या होता है इस हम पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। पहले सेट पढ़ेंगे, सेट की डेफिनेशंस क्या होती हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेट की टाइप्स क्या होती हैं, फिर हम उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप्स को सेट को पढ़ेंगे कि भाई इम्पीटी सेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यूनियन इंटरसेक्शन के बारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखो, सेट की डेफिनेशन क्या होती है। A set is a well-defined collection of objects, ठीक है। देखो, सेट ये कह रहा है कि सेट एक कलेक्शन है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज सेट के अंदर आई और कौन सी चीज सेट के अंदर नहीं आई, ठीक है। आपको बिल्कुल वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपको साफ साफ ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज सेट के अंदर आ रही है और कौन सी सेट के अंदर नहीं आ रही है। ये एक बेसिकली एक कलेक्शन है, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई दुनिया के सारे अच्छे लोगों का सेट, पर आप ये कहो कि अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान अच्छा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया के सारे लंबे लोगों का सेट बना दिया हमने, ठीक है। पर हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन लंबा, अगर हम हाँ अगर हम एक कंडीशन लगा दें कि भाई जिसकी हाइट है ना, मान लीजिए कि जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है ना, वो सेट के अंदर आएगा। तो इसको पता करना बहुत आसान है कि जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है वो सेट के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि हमें बिल्कुल साफ साफ ये समझ में आया कि कौन चीज सेट के अंदर आई है, कौन चीज सेट के अंदर नहीं आई है। देखो, कुछ एग्जांपल इसे, जैसे हमें लिखे नेचुरल नंबर एन, ये है एन फॉर नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये जेड फॉर इंटीजर है, ये क्यू फॉर रैशनल नंबर है, ये आर फॉर रियल नंबर है। देखो दोबारा, एन फॉर नेचुरल नंबर, जेड फॉर इंटीजर, क्यू फॉर रैशनल नंबर और आर फॉर रियल नंबर, ठीक है। हम मैथमेटिक्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 चलते स्टार्ट कर दिया हमने, तो वहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 1 उसके अंदर, 2 उसके अंदर, हाँ 3/2 नहीं है, 4/5 नहीं है, ठीक है। इंटीजर में जैसे माइनस वाले भी, और जैसे इंटीजर में ये हो गया ना, देखो जैसे जैसे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, -4, ये इंटीजर हो गए। रैशनल नंबर वो हो गए ना हमारे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और रियल नंबर ये सारे सारे रियल लाइन पाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि कौन सा नंबर इस सेट में आया, कौन सा नंबर इस सेट में, कौन सा इसमें, ठीक है। हर आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सारे सारे सेट ही हैं, ठीक है। देखो, जैसे अब मैं एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। इन्हें कहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल इन योर क्लास। ये कह रहा है कि उन लड़कियों का सेट, तुम्हारी क्लास की सारी लड़कियों का सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में मान लीजिए कि 60 बच्चे हैं, उनमें से मान लीजिए कि 35 लड़कियां हैं, 25 लड़के हैं। तो जो 35 लड़कियां हैं ना, वो एक सेट बन गया। आपको ये पता है कि 35 एक बिल्कुल एक साफ साफ आपको दिख रहा है कि कोई स्टूडेंट आपकी क्लास का वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो वो सेट के अंदर आ गया, लड़का है तो वो सेट के अंदर नहीं आया। तो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज, कौन सा कौन सा एलिमेंट सेट के अंदर आया और कौन सा एलिमेंट सेट के अंदर नहीं आया। सेट के अंदर की जो कलेक्शन होती है ना, इसको उसके उसके अंदर के जो होते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वॉवल का सेट ले लिया, ए ई आई ओ यू, इनको एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है, कि ये सेट के अंदर के एलिमेंट है। ये पूरा पूरा मान लीजिए एक ऐसे एक सेट है, ठीक है। तो जैसे अगला क्या रहा है कि द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल इन योर क्लास। देखो, इंटेलिजेंस का कोई पैमाना नहीं दिया। क्या पता कि जो 35 लड़कियां हो मान लीजिए तुम्हारी क्लास में, तो उसमें से कौन सी लड़की इंटेलिजेंट है कौन सी नहीं, हम ये प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, इसने यहाँ लिखा होता है कि भाई जिसके लास्ट ईयर एग्जाम था उसमें कितने मार्क्स आए थे, फिर अलग तरीका से होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास। ब्यूटी की ऐसी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ना ये सेट हुआ ना ये सेट हुआ, सेट ये हुआ, ठीक है। इस सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, द वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है ना, जो सेट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। जैसे इसको, हाँ देखो, इसको एलिमेंट बोल देते हैं अंदर वालों को, और इसको बाहर वाले को सेट बोल देते हैं,
ठीक है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जनरली हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे सेट को नोटेशंस की। ठीक है, सेट को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो रोस्टर टेबुलर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, देखो जो रोस्टर टेबुलर फॉर्म होती है इसमें क्या करना होता है, आपको जो सेट है ना बस उसको ऐसे हर एलिमेंट को अलग अलग लिखना होता है और बीच में कोमा लगाना होता है, और ये जो सेट की ये जो ब्रैकेट है ना, देखो ये ऐसे इस ब्रैकेट को लिखा जाता है, ये जनरली सेट की ब्रैकेट है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, देखो ये क्या कहते हैं, ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमाज विद इन ब्रेसेस। ठीक है, ये ब्रेसेस की बात कर रहा है। देखो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर के स्क्वायर का। ठीक है, देखो उसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। ठीक है, ऐसे ही जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम उसको एक कॉमन प्रॉपर्टी से डिनोट कर देंगे। जैसे हमें पता है कि हमने जो सेट लिखा है ना, जैसे 1 4 9 16 आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर इस सेट को देखें तो इसको हम सब की प्रॉपर्टी बस यही है ना कि ये सब का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 से शुरू है तो ये नेचुरल नंबर होगा ना। तो उस तरीके से हम इस फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी एक कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू। जैसे हमने सबका ये लिख दिया कि भाई x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सीधा इतना ही लिख दिया। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग बाय ऑल इट्स एलिमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर तो हमने 1 4 9 ऐसे लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो मान लीजिए कि ये यहाँ पर 25 ही तक होता, तो हम फिर यहाँ पर इसको यहाँ से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं बस इसको 1 4 9 16 25 लिख देते हैं। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पर लिखते तो क्या लिखते हैं, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, हम ये कंडीशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब इन्फिनिटी के लिए लिखा था ना, अगर हम इसको फाइनाइट के लिए बनाना चाहें तो हम एक कंडीशन लिख देंगे, इसमें तो बस ये डॉट डॉट ये जो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करी इसको कैंसिल कर देंगे, सीधा इतना कर देंगे, और इसमें हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में 1 और 5 के बीच में होगी। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि 1 और 5 दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है, तो जब सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपको ये याद रखना है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है कई बार, कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दोनों फॉर्म का पता होना चाहिए कि देखो ये साफ साफ दिख रहा है सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें कुछ ना कुछ आपको बिल्ड करना है, एक रिप्रेजेंट करनी है, एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। वैसे आपको याद रखने के लिए वैसे अगर दो कुछ क्वेश्चन आप करेंगे इसके तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लीजिए कि मैंने इंग्लिश में जैसे वावल का लिया, जैसे मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे वावल का नहीं, जैसे कोई और एग्जाम्पल देखो, क्यूब का ले लिया मैंने, जैसे 1 2 का क्यूब 8 3 का 27, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 8 27, ये कोई एस सेट था। जब इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, एस इक्वल टू हाँ एक्स इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर लिख दो यहाँ पर, नेचुरल नंबर, और फिर x की कंडीशन लगा दो 1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये चाहे x इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर एन कैपिटल एन लिख दो। ठीक है, और ये x की वैल्यू क्या थी, 1 और 3 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो आपको इस फॉर्म में पूछ सकता है, और वो आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक चीज और इसमें, जैसे ये 1 है ना, जैसे ये 1 इस सेट के अंदर है तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 1 बिलोंग टू एस। देखो ये जो निशान है ना, ये बिलोंग का है। ठीक है, जैसे किसी सेट के अंदर ए एलिमेंट है और वो एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए एलिमेंट बिलोंग टू एस। जैसे इसके अंदर 1 8 27 एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 बिलोंग टू एस। ठीक है, 27 बिलोंग टू एस। हाँ, जैसे इसके अंदर 5 नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, 5 नॉट बिलोंग टू एस। ठीक है, जैसे 6 नॉट बिलोंग टू एस, 7 नॉट बिलोंग टू एस, ऐसे नॉट बिलोंग टू।
ठीक है, ये 5 भी नहीं है 6 भी नहीं है, जैसे 5 भी नहीं है ना, तो ऐसे ये दोनों एक सेम सा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ये जो निशान है ना, देखो ये तो सेट का है, और ये बिलोंग का, इसको याद रखना, ये बिलोंग टू। ठीक है, और इसको अगर हम कट कर दे तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये नॉट बिलोंग टू। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। देखो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। देखो एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंस, कार्डिनल नंबर। देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम वॉइड सेट भी बोल देते हैं कई बार, वॉइड सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, इसको हम फाई बोलते हैं। ये जो मीनिंग, ये जो सिंबल है ना, ये फाई, इसका मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है वो। ठीक है, खाली सेट हो सकता है। देखो जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आपको दुनिया में 100 फीट का कोई इंसान ढूंढना है, एक सेट ले लिया हमने, ए सेट कंटेनिंग द ऑल द ह्यूमन बीइंग हुज हाइट इज मोर देन 100 फीट, तो कोई नहीं आएगा ना। किसी की भी 100 फीट से ज्यादा हाइट नहीं है ना, तो वो सेट का हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और ये भी एक निशानी, जैसे ऐसे है ना, जैसे सेट ऐसे, ये वॉइड सेट का ही निशान है। ठीक है, और अगर किसी सेट में एक एलिमेंट आए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई सिंगल एक एलिमेंट ही आए, ठीक है, जैसे हम ये कहें कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 ग्रह हैं, ठीक है, उनमें से हम उस एक सेट लें जिसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के उन ग्रहों का सेट लेना है जिसके अंदर जहाँ पर पे ह्यूमंस हैं, तो वो धरती ही है, तो वहां पर एक सिंगलटन सेट आ गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर एक सिंगलटन सेट का केसेस बनता है, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वहां पर हम सिंगल सेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया कि 2, ये भी एक सिंगलटन सेट है। मैंने लिख दिया कि 100, ये भी एक सिंगलटन सेट है। मैंने कहा ये शून्य, ऐसे लिख दिया मैंने शून्य, ये भी यहाँ पर जो 0 है ना, यहाँ पर ये एक उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा सेट के। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई, जैसे मान लीजिए कि मैंने इक्वेशन लिख दी x + 5 = 0, इसके सॉल्यूशन का सेट लिखना है। इसके सॉल्यूशन पता है कि x की वैल्यू -5 आनी है, x की वैल्यू कितनी आनी है, -5। अब इसका सेट लिखेंगे तो इसके सॉल्यूशन का सेट, तो वो -5 कंटेन कर गया, और मान लीजिए ये सेट A है। ठीक है, तो ये इस तरीके का सिंगल सेट बन गया। ठीक है, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो वो हो गया सिंगलटन सेट। अब देखो जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जिसके अंदर एक हो, या फिर जिस फाइनाइट हो, ठीक है, मतलब गिने जा सके फाइनाइट नंबर हो, तो वो सारे के सारे फाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट में क्या होगा, जिसके अंदर चाहे कुछ भी ना हो, एम्प्टी सेट हो, या फिर 1 हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, 10,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, ठीक है, वो सारे सारे क्या होगा, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, हाँ देखो ये कार्डिनल नंबर हमने लिखा हुआ है, देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। देखो अगर मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए कि मैंने सेट लिख दिया, मैं लिख दिया ए सेट, लिख दिया ए सेट के अंदर लिख दिया मैंने A B C और D। ठीक है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा n of A = 4। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है वो मैंने n of A लिख दिया। n of A का मतलब है, जैसे मैं ऐसे लिखूँ ना n of S, इसका मतलब ये होता है कि S सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। जैसे मैं लिखा 10, इसका मतलब ये है कि S एलिमेंट के, S सेट के अंदर 10 एलिमेंट है। ठीक है, ये उसको सेट के अंदर की काउंटिंग को बताता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है कि सेट की कार्डिनलिटी पूछे तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। जैसे इस ए के अंदर 4 है, हमने n of A लिख लिया 4। हाँ, अब देखो अगर दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट है, देखो जैसे इसके अंदर क्या है A B C D, मैंने एक B सेट ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया 1 2 3 4। ठीक, अब देखो इस सेट के अंदर A B C D, इस सेट के अंदर 1 2 3 4 है। देखो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, दोनों के अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी इक्वल है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल है, तो वो सेट हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए कि दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। हाँ,
सेट के एलिमेंट बिल्कुल एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। हाँ, एलिमेंट सेम होने से अगर दोनों सेट एलिमेंट सेम होते तो ये इक्वल सेट बन जाता। ठीक है, देखो जैसे ये सेट ए और बी, जैसे ए और बी है ना, जो ये है इक्विवेलेंस है, पर ये इक्वल नहीं है। ए और बी यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक सी सेट ले लिया, मैंने एक सी सेट लिया, ये लिए बी डी ए सी। देखो ये मैंने ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए बी सी डी है, ये बी डी ए सी है। देखो सेट ए में भी वही एलिमेंट और सेट सी में भी वही एलिमेंट है, तो ए और सी अब यहाँ पर इक्वल हो गई, ए और सी यहाँ पर क्या हो गई, इक्वल। देखो इक्वल होने का मतलब क्या है कि इक्वल होने के लिए सेम जो एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंस के लिए सिर्फ अगर काउंटिंग सेम है तो चलेगा। ठीक है, हाँ सेट के अंदर आपको रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखना चाहिए कभी भी, जैसे यहाँ पर आप 2 बार बी 2 बार सी नहीं लिख सकते, वो एक ही बार काउंट होता है, बी एक बार इनफ है। सेट में ऐसे नहीं होता कि जैसे हमने 2 बार बी लिख दिया तो वो 2 एलिमेंट काउंट हो गए, वो एक ही काउंट होता है। देखो समझ में आया ना, इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, और इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, इक्वल में बिल्कुल एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्विवेलेंस में नंबर सेम होना चाहिए। जैसे आपके घर में 4 सदस्य हैं, ठीक है, पड़ोसी घर में 4 सदस्य हैं, दोनों के परिवारों का सेट लोगे तो इक्विवेलेंट सेट हो गया, पर वो इक्वल नहीं हुआ। इक्वल कब होता, जब जो बंदा तुम्हारे घर में था वही बंदा पड़ोसी घर में होना चाहिए था, सेम बिल्कुल सेम। वो नहीं हो सकता ना, वहां पर इक्विवेलेंस होगा, वहां पर काउंटिंग मैच कर रही है, वहां पर इक्वलिटी नहीं हो रही है। इक्वलिटी वहां पर इक्विवेलेंस काउंटिंग से मतलब है वहां पर। ठीक है, हाँ इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम बंदा वही होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो यहाँ पर इक्विवेलेंस सेट का काम चलता है। समझ सकते हैं एग्जांपल से, इक्वल होने के लिए बिल्कुल डी टू सेम होने चाहिए। जैसे अब ये सेट है 1 2 3 4 है, बी सेट है, मैंने कोई डी सेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर डी सेट बना दिया मैंने 1 2 1 4 3 2, ये सेट इक्वल होगा, ए बी और डी इक्वल सेट है, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी इक्वल टू डी ऐसे। ठीक है, आ समझ में। देखो इम्पेटिव सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, कार्डिनल सेट। ठीक है, देखो सबसेट, सबसेट क्या होता है, A is subset of B if every element of A is also an element of B। देखो मान लीजिए कि B ये कोई भी सेट था, ठीक है, ये B सेट था कोई, तो A इसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो सब सेट, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि अगर B का अगर हम सबसेट निकालेंगे तो उसमें तो सारे एलिमेंट लेने हैं जो बी के अंदर हैं, तो वो भी एक सबसेट है। अगर हम 1 2 छोड़ देंगे तो भी वो सबसेट है, अगर हम कुछ भी एलिमेंट नहीं लेंगे वो भी सबसेट है। मतलब सबसेट के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं जो उस सेट के अंदर हो। ठीक है, उसमें से आपकी मर्जी है, आप 1 लें 2 लें ना लें कुछ लें। ठीक है, इसलिए हर सेट का है ना एक इम्पेटिव एक सबसेट होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, A is subset of B if every element of F is also an element of B। जैसे मान लीजिए कि B के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो A के अंदर मान लीजिए कि 1 एलिमेंट ले लिया, ये भी एक सबसेट है। ठीक है, देखो 1 एलिमेंट ले लिया, ये भी एक सबसेट है। अगर मैं एक सबसेट ले लिया मैंने, इसको A नहीं, ठीक है, मैंने इसको A1 A2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, देखो इसको मैं लिख देता हूँ A2 सेट लिख दिया मैंने एक, इसको एक बार थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, देखो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, A इज सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। A का हर एलिमेंट B के अंदर होना चाहिए। मैं इस सबसेट को A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे नोटेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो इसका सबसेट A भी एक सबसेट, सिंगल ले लिया 1 डिजिट A 1 ले लिया, 1 1 2 3 था, B सेट था, इसका मैं सबसेट लिया, हमने एक एलिमेंट ले लिया 1,
दूसरे एक बार सिंगलटन सबसेट ले लिया हमने, ठीक है। 1 2 मैंने 3 ले लिया, फिर मैंने क्या करा, फिर मैं दो दो के बना दिए 1 2, फिर मैंने 2 3 लिख दिया, मैंने 1 3 लिख दिया, और एक मैंने सारा लिख दिया 1 2 3, और एक मैंने खाली लिख दिया। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन द बी। देखो इसका एलिमेंट भी इसके अंदर है, इसका एलिमेंट भी इसके अंदर है, देखो इसका एलिमेंट भी ये भी इसी के अंदर है, ये भी इसी के अंदर है, ये भी इसी के अंदर, ये भी इसी के अंदर, ये भी इसी के अंदर, ये सारे भी और ये खाली भी, ठीक है। देखो ये सिंगलटन है जो हमने पढ़े, ये सिंगलटन सबसेट है। सबसेट भी अपने आप में एक सेट होता है, ठीक है। सबसेट भी अपने आप में क्या होता है, एक सेट होता है, और जो कोई सेट है वो खुद भी खुद एक सबसेट होता है, ठीक है। बस सबसेट का मतलब ये है कि वो उसी से ही बना है, ठीक है। जैसे आपके परिवार में 4 बंदे हैं, तो आप उन्हीं चारों का भी एक इकट्ठा बनाएंगे, वो भी एक सबसेट है। एक एक का बनाएंगे वो भी एक सबसेट है, दो दो का सेट बनाएंगे वो भी एक सबसेट है, तीन तीन का बनाएंगे वो भी एक सबसेट है, ठीक है। चारों का बनाएंगे वो भी एक सबसेट है, और कोई इसी बंदे को ना ले वो भी अपने आप में एक सबसेट है, ठीक है। सबसेट अपने आप में एक सेट होता है, और हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। देखो जैसे लिखा है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो इस सेट के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट थे, हमने 1 1 का लिया, 1 का देखो 1 2 3, 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और इम्पटी, इसके 8 सबसेट बन गए, ठीक है। इसके मैक्सिमम 8 ही बन सकते हैं। देखो इसमें ये खुद ही आ गया, और ये हमने नोटेशन लिख रखी है A1 A2 A3, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब देखो ए बी का सबसेट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया A1 कंटेनिंग बी, ठीक है, A2 कंटेनिंग बी। देखो ऐसे हमने सबसेट को रिप्रेजेंट कर दिया। जो जहां पर ये देखो वो लेस देन ग्रेटर देन वाला सुना ना आपने, लेस देन ग्रेटर देन वाला काम, ये छोटा ये बड़ा, सेम वैसे ही जिस साइड ऐसे मुड़ रहा है ना, इस साइड वो छोटा इस साइड वाला बड़ा, ठीक है। ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। देखो इसको इस सिंबल को पढ़ने के दो तरीके, या तो हम ये बोल दे इज कंटेनिंग बी, या फिर बोल दे ए इज सबसेट ऑफ बी, दोनों एक ही बातें हैं। तो देखो A1 इज ऐसे लिख सकते हैं, A1 इज कंटेनिंग बी, A2 इज कंटेनिंग बी, A3 इज कंटेनिंग बी, A4 इज कंटेनिंग बी, A4 5 इज कंटेनिंग बी, A6 इज कंटेनिंग बी। A1 A2 A3 ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ये सिर्फ सेट के नाम है, ठीक है। सबसेट के नाम है, सबसेट भी अपने आप एक सेट है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं ना कि कंटेनिंग भी और ये सबसेट भी, ठीक है। ये कुछ समझ में आया आपको, ये क्या है, ये सबसेट है, ठीक है, और ये है पावर सेट, तो सुपर सेट, ठीक है। देखो इसको मैंने उल्टा लिख दिया, जैसे ये था ना ए इज कंटेन इन बी, ए बी के अंदर कंटेन करता है, बी इज कंटेन्ड, बी कंटेन्स ए, ठीक है। ए कंटेन इन बी या बी कंटेन्स ए, दोनों सेम ही बातें हैं, ठीक है। ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है या फिर ये इसको कंटेन कर रहा है। इस सिंबल को ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ए कंटेन इन बी या फिर बी कंटेन्स ए, ये सबसेट है, ये उसका सुपर सेट है, ठीक है। सबसेट होने के लिए इसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो इसी में से हैं, ठीक है। वो सारे भी हो सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो ना भी हो सकता है खाली, पर इसके अंदर कोई भी सबसेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो सेट के अंदर नहीं था, एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सुपर सेट जिसका वो कंटेन करता था उसी को बोल दिया, जैसे है ना ये सबसेट है तो ये इसका सबसेट है तो ये सुपर सेट हो गया, ठीक है। जैसे इसको सबसेट है, इसको सुपर सेट है, ठीक है। बस ठीक है, आपको सबसेट ही ज्यादा समझना है, सुपर सेट बस एक आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको सुपर सेट बोलते हैं नाम से। देखो अब एक वर्ड आता है पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, और एक आता है पावर सेट। देखो सबसेट की बात करें हम पहले, सबसेट सुपरसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो पूरे का पूरा कंटेन करते हैं। देखो 1 इसके अंदर पूरा का पूरा आ गया, 2 इसके अंदर पूरा का पूरा आ गया, 3 आ गया, देखो 1 2 भी आ गया। प्रॉपर कंटेन का मतलब क्या है कि इसके पास है ना एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखो जैसे मान लीजिए कि ये बी है और ये ए है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आ गया, पर ये मान लीजिए बी है और सेम इतना ही ए है, तो वो प्रॉपर्ली कंटेन नहीं हुआ। प्रॉपर्ली कंटेन के लिए मतलब क्या है कि उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए ये बी है,
तो एक चाहे इतना सा हिस्सा छोड़ दे कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, तो कुछ ना कुछ हिस्सा वो छोड़ दे, जैसे थोड़ा सा छोड़ दिया तो भी चलेगा, ठीक है। देखो जैसे ये ए प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 एक्स्ट्रा है इसके पास, यहाँ पर 2 भी प्रॉपर है, ये सेट A2 प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 एक्स्ट्रा है। प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है कि मान लीजिए ए सेट है ये 1 2, ठीक है, तो इसके 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 सबसेट लिख दिए मान लीजिए हमने कुछ भी, तो जो सबसेट बनाए ना ये भी प्रॉपर हो गया, ये भी प्रॉपर हो गया, पर ये खुद 1 2 लिखेंगे ना ये प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर होने के लिए, प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट के पास जो उसके अंदर एलिमेंट है ना उससे एक्स्ट्रा 1 2 एलिमेंट अलग से होना जरूरी है, क्योंकि देखो ये प्रॉपरली कंटेन का निशान है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है कि सारे के सारे सबसेट को इकट्ठा कर दो, अगर मैं इस सारे के सारे सबसेट को इकट्ठा कर दूं तो ये क्या बन जाता है, पावर सेट ऑफ बी। जैसे मैं पावर सेट ऑफ बी लिखूं ना, देखो मैं पावर सेट ऑफ बी लिखता हूं ना पी बी, तो उसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे सेट लिखने पड़ेंगे, ए वन ऐसे ऐसे ना 2 ऐसे ऐसे सेट की फॉर्म में, इन सबको मैं इकट्ठा लिख दूंगा ना तो ये पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, आए कुछ समझ में। अब हम पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। देखो अब हम पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन और ये डिसजॉइंट सेट, डिफरेंसेस ऑफ सेट। देखो मान लीजिए कि आप इसको क्वेश्चन के अल्फे समझते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है हमारा, ये कोई एक एग्जांपल दे दिया, देखो ए सेट दे दिया 2 4 6, बी है 1 3 5, ठीक 3 5, ये है सी सेट दे दिया 5 7 8, और ये की दे दिया, देखो एक यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो ऊपर जो सेट है ना वो उस यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट है, ठीक है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारे सेट दिए जाएंगे, ठीक है, आप उन सारे के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर लो, उसका एक सेट बना दो बड़ा वाला, वो हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, नाम से ही पता चलता है यूनिवर्सल बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, सबको जोड़ दो, देखो ठीक है, जितने भी जो और जो सेट दे रखे हैं वो इसके ही सबसेट होंगे, जैसे सबसेट हमने पढ़ा ना, सबसेट क्या था, इसी के ही सेट से ही हमने इनको बनाया, ठीक है। अब देखो मैंने इसको एक वेन डायग्राम से बना दिया, ठीक है, देखो ये ए है 2 4 6, इस ए के अंदर आ गया, बी क्या आ गया 1 3 5 7 8 9 10, देखो ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, साफ साफ दिख रहा है आपको। अब देखो दो वर्ड है यूनियन, यूनियन में क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि मैंने ए यूनियन बी लिख रहा हूं, देखो मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं कि ए यूनियन बी, इसका मतलब यह है कि या तो एलिमेंट ए से हो या एलिमेंट बी से हो या एलिमेंट दोनों में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। जैसे मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए यूनियन बी यहाँ पर क्या आएगा, देखो ए यूनियन बी लिखो तो मैं क्या आएगा यहाँ पर, ए यूनियन बी लिखो देखो तो ए में क्या क्या है 2 4 6, मैं लिख दिया 2 4 6, बी में क्या 1 3 5, ये ए यूनियन बी आ गया। आपको ए के एलिमेंट भी लिखने हैं, बी के एलिमेंट भी लिखने हैं और जो दोनों में वो भी लिखना है, ठीक है, ऐसे समझ में, ए आइदर ए एलिमेंट आइदर बी एलिमेंट आइदर जो दोनों में वो भी, जैसे बी यूनियन सी लिख दिया मैंने, मैं बी यूनियन सी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बी यूनियन सी लिखूंगा तो 1 3 5 7 8, देखो बी यूनियन सी लिखा मैंने, बी में क्या था 1 3 5 7 8, 5 पे लिख लिया था ना, आज समझ यूनियन में क्या करें, यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट लिखने हैं, बी यूनियन सी में ये सारे एलिमेंट लिखने हैं, ए यूनियन सी में ये सारे एलिमेंट लिखने हैं, अगर कोई एलिमेंट रिपीटेड है तो उसको एक ही बार लिखना है, आज समझ में यूनियन का। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लिखना होता है आपको, जैसे मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये जो सिंबल है ना ये यू वाला एक यूनियन का सिंबल है और ये जो सिंबल है ये है इंटरसेक्शन का सिंबल है।
अब मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। जैसे ए और बी में कॉमन क्या, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है ये 5। और अगर दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसे बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, जैसे आपके और आपके पड़ोसियों के में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है ना जो दोनों घर में हो। ठीक है, तो क्या है कि वहां पर आप डिसजॉइंट हो, बिल्कुल एक अलग अलग हो। आई समझ में, कोई मेंबर सेम नहीं है ना, कॉमन नहीं है ना, तो वो डिसजॉइंट होगी। तो डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या लिखना होता है, दोनों सेटों के बीच की कॉमन वैल्यू। यूनियन में क्या होता है, आपको इधर चाहे वो एक ए और बी के टोटल मिला के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। ये समझ में आ गया, यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे बी इंटरसेक्शन सी लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी तो 5 आ गया, और बी इंटरसेक्शन सी लिखूं तो बी इंटरसेक्शन सी लिखूं तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि बी और सी में क्या है, 5 कॉमन है। ठीक है, तो देखो ये आ गया समझ में, ये तीन चीज समझ में आई, यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब और डिसजॉइंट का मतलब। ठीक है, अब देखो माइनस का सम, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, ए माइनस बी, देखो ये मतलब आपको समझ में आ गया, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो थोड़ा डिसजॉइंट हो गया क्योंकि वो कुछ भी कॉमन नहीं है। और ए माइनस बी, इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए इतना था, उसमें से मैंने बी माइनस कर दिया, तो ये हिस्सा गया ना बस, जो बच गया वो ये ए है, ये है ए माइनस बी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बी माइनस सी निकाल के देखूं, इस क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पर मान लीजिए कि बी माइनस सी निकालना है, बी माइनस सी, बी माइनस सी में क्या आएगा, बी के एलिमेंट लिख दो सारे के सारे, जो सी में है ना कॉमन वो माइनस कर दो। ठीक है, बी में से सी घटाना है, सी के पास क्या है 5 7 8, पर बी के पास क्या है 1 3 5, तो सी में जो कॉमन है ना वो माइनस कर दो। देखो यहाँ पे कॉमन माइनस कर दिया ना, तो यहाँ पे कॉमन माइनस करेंगे तो 5 माइनस कर देंगे, और क्या बच गया बी में से सिर्फ 1 और 3। देखो जैसे 1 और 3 बच गया, ये आ गया बी माइनस सी। ठीक है, ऐसे माइनस करना होता है। जैसे ए में से बी माइनस करूं तो मैं क्या बच गया, ए में से मैंने बी को माइनस किया, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो ए का ए ही आ गया। ठीक है, ऐसे आपको मैथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको क्वेश्चन अपने आप आएंगे। डिफरेंसेस का मतलब ये है कि जिसमें से आप माइनस कर रहे हैं उसमें से कॉमन को घटा दो, बस। इसमें से कॉमन को घटा दिया, ये बच गया ना, ये एरिया, ये माइनस बी डिफरेंस बच गया। हाँ, जैसे बी में से ए को माइनस कर दे तो हम, ये एरिया क्या बच गया, बी माइनस ए, ये एरिया बी माइनस ए है। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंसेस। अब देखो, हाँ यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि जो सारा टोटल है ना उसको ही सारा का सारा को यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे नोट, जैसे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का निशान है ए डैश, देखो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, आप सिर्फ यहाँ फोकस करो। ठीक है, इस ये डैश के निशान का मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो ए में नहीं है, नॉट ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, जो ए में नहीं है। देखो ए में क्या था, 2 4 6 था, पर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब वो नहीं लेने ए के, बाकी सब ले लेना है। टोटल क्या था हमारा, 1 से लेकर 10 तक नंबर थे, ए में क्या था 2 4 6, तो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब कि ए हमने माइनस कर दिया, तो टोटल बच्चे कुछ सारे एलिमेंट आ गए। बच्चे कुछ सारे एलिमेंट क्या थे, 1 था, 3 था, 5 था, 6 7 8, देखो 1 3 5, हाँ 7 8 9 10 आ गए ना सारे एलिमेंट। ऐसे जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या लिखूंगा मैं, जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालू तो क्या लिखूंगा मैं, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि यू में से मैं बी को माइनस कर देता हूँ, तो 135 तो है इसमें से, आ लिया, 2 4 6 और 7 8 9 10, 2 4 6 और 7 8 9 और 10 ऐसे। ठीक है, डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है आपको, उस सेट के यू में से माइनस कर देना है। जैसे यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो मतलब इसमें से इसको ही घटा देना है, तो
फाई सेट बच गया, कुछ भी नहीं, इम्पटी सेट बच गया ना, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा, इम्पटी सेट ही तो हो गया ना, यू डैश इक्वल टू यू माइनस यू, खुद में से सारा ही घट गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये क्या बच गया, फाई सेट, इम्पटी सेट, वॉइड सेट, ठीक है। और अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ये क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यू माइनस फाई, तो मतलब सीधी सी बात है कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं का उल्टा तो सब कुछ ही होना है, सीधी सी बात है। यू में से आपने कुछ नहीं घटाया तो यू भी बच गया, तो क्या होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइव और फाइव का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सोचना इसके बारे में, अब वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिजॉइंट, डिफरेंसेस, ये आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आना चाहिए। यूनियन का मतलब क्या है कि या तो ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट या दोनों के एलिमेंट, सारे एलिमेंट निकले हैं। इंटरसेक्शन में क्या लिखना है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो कॉमन हो। डिजॉइंट मतलब कि जो बिल्कुल अलग अलग हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, बिल्कुल अलग अलग, न्यूक्लियर फैमिली वाला काम का, ठीक है। और ये डिफरेंसेस ऑफ सेट में से क्या करना है, ए में से आपको घटाना है, जो बी के साथ मैच कर रहे थे वो सारे माइनस कर दो, मतलब कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, हाँ कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो नोट सी, मतलब कि सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लिखना तो यू माइनस सी, यूनिवर्सल में से सेट में से हम इसको माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट कहाँ से आएगा, जो सारे के सारे सेट दे रखे होंगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उन सबको जोड़ के यूनिवर्सल, या तो वो क्वेश्चन में अपने आप दे देगा या फिर आपको वो खुद अनुमान लगाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया होता तो फिर हम सेट में सिर्फ 1 से लेकर के 8 तक एलिमेंट लिखते, क्योंकि 9 9 10 का हमें पता ही नहीं था, तो हम यूनिवर्सल सेट इतना ही बना देते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। देखो ये वेन डायग्राम हमारा, ठीक है, ये क्या वेन डायग्राम है, देखो ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये ए है, ये हमारा बी है। देखो ये जो एरिया क्या होगा, ये जो एरिया है ये क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है। हमने ए में से बी को माइनस कर दिया कॉमन को, और ये एरिया क्या है, बी माइनस ए, हमने बी में से कॉमन को माइनस कर दिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ए माइनस बी का मतलब और बी माइनस ए का मतलब, ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में से जो बी के साथ कॉमन था वो माइनस कर दिया, और बी माइनस ए में से क्या कर दिया हमने, बी में से जो कॉमन था वो माइनस कर दिया। जैसे इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, और इसको बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए में से हमने इंटरसेक्शन घटा दिया, बी में से इंटरसेक्शन घटा दिया, ठीक है। ये माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, और ये हमारा कॉमन एरिया है इंटरसेक्शन। देखो जैसे ये इसको ऐसे लिखते हो तो ये क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और अगर मैं इसको ऐसे पूरे को कर दूं तो ये टोटल क्या हो गया, ए यूनियन बी। और अगर मान लीजिए ये ए है और मैंने इसको ये कर दिया, ये सारा एरिया क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ऐसे, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी क्या होता है, ए में एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में, देखो क्या होता है, ये ए था, ये बी था, ठीक है। हमने इसका यूनियन लेना है, जो यूनियन लेंगे तो ये एरिया दो बार ऐड हो जाएगा ना, इसमें भी और इसमें भी, तो हमने उसको जो 2 बार जो काउंट हो लिया, हमने उसको एक बार माइनस कर दिया, बस इतनी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी ऐसे डी ई, मान लीजिए कि ए सेट है ए बी सी, बी सेट है सी डी ई, तो सी दो बार काउंट हो गया ना, तो हमने सी को माइनस कर दिया। ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस है, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी क्या किया हुआ है। जैसे ए यूनियन बी है ना, ये और ये सारा एरिया लिखना है, ये सारा,
ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं और फिर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 2 बार ऐड हो जाता है, इसलिए हमने इंटरसेक्शन को माइनस कर रखा है। और अगर इंटरसेक्शन फाई है, इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो फार्मूला ये सीधा बन जाता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एन रिप्रेजेंट करता है कार्डिनलिटी को, यहाँ पर भी कार्डिनलिटी को। ठीक है, कार्डिनलिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, 30 को फुटबॉल पसंद है, ठीक है, और 30 को ही क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एन ऑफ एफ 30, एन ऑफ सी 30, और टोटल कितना है 50। मतलब कि और कंडीशन ये है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ना क्रिकेट पसंद करता हो और ना फुटबॉल पसंद करता हो। ऐसा क्लास में कोई बच्चा नहीं है जिसको ना क्रिकेट पसंद हो ना फुटबॉल पसंद हो, ठीक है। मतलब कि सारे बच्चे चाहे क्रिकेट पसंद करते हैं या फुटबॉल पसंद करते हैं। 30 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, 30 बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, टोटल 50 बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो एफ यूनियन सी लिखेंगे ना तो वो क्या होगा, 50 होएगा ना, क्योंकि या तो बच्चा क्रिकेट पसंद करता है या फुटबॉल पसंद करता है और या फिर दोनों पसंद करता है, ठीक है। तो देखो एन ऑफ एफ यूनियन सी इक्वल टू आएगा 50। देखो फुटबॉल पसंद करने वाले 30 बच्चे, क्रिकेट पसंद करने वाले 30 बच्चे, और जो यूनियन में क्या आएगा 50 बच्चे, क्योंकि या तो फुटबॉल पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, या दोनों पसंद करते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, फुटबॉल को भी पसंद करते हैं, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये दे दिया हमें एन ऑफ एफ इक्वल टू 30, एन ऑफ सी इक्वल टू 30 और एन ऑफ एफ यूनियन सी इक्वल टू 30। एन ऑफ एफ का मतलब कि जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं वो 30 बच्चे हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं वो 30 बच्चे, और जो फुटबॉल और क्रिकेट या फिर दोनों खेलते हैं वो टोटल 50 बच्चे हैं। क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो क्रिकेट और फुटबॉल को पसंद ना करता हो। तो देखो अब ये पूछ रहा है कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। अब देखो ये देखो मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा मिटो देते हैं, एक मिनट देखो, ठीक है। इसको मैं सारे का सारे कर देता हूँ। देखो ये है एफ फुटबॉल, सी फॉर क्रिकेट। ये बच्चे कितने हैं 30 और ये बच्चे कितने हैं टोटल 30, और टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ से यहाँ तक चार टोटल 50। तो जो कुछ बच्चे कॉमन भी तो होंगे ना, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले में पुट करें 50 इक्वल टू 30 प्लस 30 माइनस में एफ इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको ये माइनस वाले को उली साइड ले आएंगे, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, और ये 60 माइनस 50, यानी कि 10 बच्चे तो ऐसे आए ही आएंगे जो दोनों खेलते होंगे, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 20 और ये भी 20, ठीक है। 20 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट अकेला पसंद करते हैं और क्रिकेट के साथ फुटबॉल पसंद करते हैं, वो हैं 10 बच्चे। अकेला फुटबॉल वाले 20 बच्चे हैं और फुटबॉल के साथ क्रिकेट वाले कितने हैं 10 बच्चे ऐसे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के ऊपर यहाँ पर 3 का फॉर्मूला बन जाता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे।